बेसिकली जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है डायग्नोस्टिक केस, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी जो लास्ट लेक्चर था इसमें हम लोगों ने ये किया था कि डायग्नोज केसेस देखने के बारे में कहा था। तो आज डायग्नोस्टिक केसेस के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा डायग्नोज करना, कि इंपॉर्टेंट चीज है किसी इंसान के बारे में ये डिसीजन लेना कि नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। आप में से आप नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? होपफुली, दिस इज वन ऑफ द ह्यूज वर्ड है ना, आप ये कह सकते हैं कि होपफुली। होप तो फिर इसका मतलब मे भी आ सकता है ना, है या नहीं है, आई डोंट नो। प्रॉब्लम तो आपके भी हैं, प्रॉब्लम तो मेरे भी हैं, मैं भी नॉर्मल हूँ, आप भी नॉर्मल है, प्रॉब्लम तो है। क्या एक लेवल होता है सर्टेन प्रॉब्लम्स का, अगर उससे क्रॉस हो जाए तो नॉर्मलिटी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आप नॉर्मल है या नहीं है, कह सकते हैं अपने बारे में? नहीं। इसका डिसीजन कौन लेगा? टेस्ट। एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है, वो बताएगा किसी इंसान को नॉर्मल कहना है या नॉर्मल कहना है। इसका डिसीजन मैं भी लूंगा, आप भी नहीं लेंगे। कौन लेगा? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। तो एक बात याद रखना, साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है सपोर्टिंग रोल है, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं लेता उसमें, वो इस तरह के सजेशन नहीं देता, सिर्फ सपोर्टिंग रोल है। आपने सपोर्ट करना होता है चीजों को इसी तरह सिस्टमैटिक वे में। आखिर में जो आ रहा है, रियलिटी आ रही है, आपने वो बतानी होती है, माने या कोई ना माने। आपका काम होता है बताना जो रियलिटी होती है। मे बी इस रियलिटी में गलती भी तो हो सकती है ना। आप कहते हैं मेरे ख्याल में ये चीज है आप में, ठीक है, राय में, ठीक है। उसके बाद माने ना माने, मगर बाद में जाकर लोग मानते हैं इस चीज को। तो आ जाए, सबसे पहले डायग्नोज केस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेजेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ली थी। जब पेशेंट पहली बार आपके पास आता है तो रूम में इंटर होता है ना, बेटा बाहर निकाल लेना। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जिस दिन आपके पास पेशेंट आता है उसी दिन से, यानी कि पहली बार आपके पेशेंट आया उसने नॉक किया। जब नॉक करता है तो बेसिकली नॉक करना ही उसका बताता है कि पेशेंट की एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। जैसे कोई बंदा इंटर होता है तो उसके इंटर होने से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपने पढ़ा होगा। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में बहुत क्लियर कट बताया जाता है कि अपीयरेंस उसका इंटर होना, इंटर होते ही उसकी लुक, उसके कपड़े पहनना, उसके बालों का, ठीक है, एज वाइज उसकी लुक, हर चीज आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अगर आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को रट्टा नहीं लगाया बल्कि कंसेप्चुअली ग्रिप किया, आप इंसानों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक पेशेंट आया, उसके बाल बिखरे हुए हों, छोटा सा हो, 18 ईयर्स ओल्ड या वट एवर, 12 ईयर्स ओल्ड वट एवर, तो बाल उसके ऐसे बिखरे हों, बड़े बड़े बाल हों जैसे कि बड़ों के होते हैं, बिखरे हुए हों, यानी कि उसकी अपीयरेंस जो होती है उसकी एज से ज्यादा लगे, इट्स मीन समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना। बालों से आप जज कर रहे हैं, कुछ जज नहीं कर रहे, बेसिकली आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इसकी एज देखो कितनी कम है, ठीक है, और बाल देखो, इसकी ड्रेसिंग देखो, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, वट एवर जो भी है, वो आपको कोई इंडिकेशन दे रहा होता है। एक एक चीज आपको इंडिकेशन दे रही होती है, हेयर, उसका चलना, उसका आना, क्यों देना, किसी चीज का बोलना, आपको स्टाइल, बैठना, हर चीज एक क्यों दे रही है कि ये नॉर्मलिटी है या नहीं है। ये सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इसको बाद में देखें तो जो वो बोल रहा होता है, जो वो कर रहा होता है, वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमने बुक में पढ़ने हैं अभी DSM-5 में। कोई आपको बताता नहीं है कि मेरे पास ये था, आप नोट करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये पहले दिन से शुरू हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम पे आप करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को बहुत क्लैरिटी के साथ आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद कुछ लोग आकर रिपोर्ट करते हैं। कौन रिपोर्ट करता है? सबसे पहले तो हम उस बंदे को बुलाते हैं जो उसको लेके आता है। वो रेफरल सिस्टम होता है ना, बेसिकली किसी ने रेफर किया होता है, घर वाला होता है, सपोर्टिंग फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर, वट एवर, कोई एक बंदा लेके आता है, उससे सुनता है यार इसका प्रॉब्लम क्या है, वो बताता है, उनके वर्ड्स को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पेरेंट्स, मदर, वट एवर, जो भी आपके पास सोर्स पर्सन, जो टीचर्स, जो भी लेके आ रहा है, उसको सारे ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा एविडेंस, हम क्या कर रहे हैं, केस है, एक बंदे को कहना है कि नॉर्मल है या नॉर्मल है, उसके लिए एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। एविडेंस जितने मैक्सिमम होंगे उतना बेस्ट होगा, जितने मिनिमम होंगे उतना ही आपका केस वीक, वो क्या कहते हैं, वीक होगा ना, ऐसे ही है ना।
तो आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एविडेंस पे जाएं। पाकिस्तान में मिनिमम एविडेंस होते हैं, आपको एक दिन में इंटर्नशिप मिलेगी, एक दिन में आपने डायग्नोस करना है, एक दिन में सब कुछ करना होगा, ठीक है। ये हमारा कल्चर है ऐसा, एक ही दिन दिया जाएगा एक ही केस के लिए, सब कुछ एक ही दिन में करना आप लोगों ने। तो यहाँ मिनिमम एविडेंस हो जाते हैं। समटाइम मिनिमम एविडेंस हमारी जरूरत के मुताबिक होते हैं, ठीक है। समटाइम बट साइकोलॉजी के अंदर मैक्सिमम एविडेंस होने चाहिए जिससे आपका केस जो हो, आपके केस को सपोर्ट मिले, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ये पूरी की पूरी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, अगर आप पढ़ें तो ये पेजेस पे आ जाता है पूरा का पूरा। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है यही थेरेप्यूटिक केस कहलाता है सेशन के अंदर। फर्स्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड के ऊपर आ गया, यहां आ गया जो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग किसने की है? क्लाइंट ने, क्लाइंट को लाने वाले ने, ऐसा ही हुआ है ना रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मेरे सब्जेक्ट में पढ़नी है, जिसे मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी DSM-5, पूरा का पूरा DSM-5 उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिससे आपने ये चीज को करना है। जब रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्टिंग में याद रखिएगा पूरी की पूरी एक समरी होती है। पेशेंट ने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे बचपन में ये हुआ, फलाना हुआ, फलाना हुआ, ये हो गया, फलाना हो गया, उसने एक स्टोरी बतानी होती है आप लोगों को, पेरेंट्स ने भी एक स्टोरी बतानी होती है। वो स्टोरी के अंदर पूरी की पूरी एक समरी होती है, आप उसको लिखते जाते हैं, बाद में बैठ के उसके सामने नहीं लिखते, उसके सामने नोट करते जाते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, व्हाटएवर जो भी अगर रहती कर लो, बाद में समरी को लिखते हैं। इस समरी के अंदर से पेशेंट की समरी सबसे इंपॉर्टेंट समरी होती है, ठीक है। इस समरी का करते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? एक कंटेंट को मीनिंगफुल पिक्स देना। ये रिपोर्टिंग किया हुआ है ना, इसमें मीनिंगफुल चीजें निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, उनको फिर नंबर देना, ठीक है। इसे कहते हैं, कभी देखा प्रेजेंटेशन, आपने DSM-5 में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन व्हाट? सिम्टम की प्रेजेंटेशन, केस की प्रेजेंटेशन, ऐसा ही है ना। सिम्टम कहां से आते हैं? लोग बताते हैं, है ना, ये लोगों ने बता दिया। अब इनके बताने में से आप शाम को बैठ के ये नहीं उसी टाइम सब कुछ कर लेना, सोच लेना। इसके रिपोर्टिंग करके पहले सेंटेंस में कहा आई वाज चाइल्ड, ठीक है, आई वाज वेरी होपलेस ड्यू टू द व्हाटएवर, जो भी उसकी कंडीशन। अब ये देखें, एक सेंटेंस है, मैं बचपन में बहुत होपलेस था, मायूस था। ये एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस को अगर आप देखें, आई वाज होपलेस ड्यू टू व्हाटएवर, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इसमें सेंटेंस में देखें, सिम्टम क्या है? होपलेसनेस किसकी सिम्टम है? किसकी है? होपलेसनेस, होपफुल होना या होपलेस होना, किसकी सिम्टम है? डिप्रेशन की। बट यहाँ डिप्रेशन की सिम्टम है या नहीं है, ये वेरी नहीं करता केस के अंदर। एंजाइटी में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर में भी हो सकता है। अभी आपने कुछ नहीं लेना, जब भी आप प्रेजेंटेशन को खोलने को ओपन करें, रिपोर्टिंग को ओपन करने की कोशिश करें, तो आप ओपन माइंडेड होकर चलते हैं, कभी भी क्लोज माइंडेड नहीं होना, नैरो माइंडेड नहीं होना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? केस को नैरो कर रहे हैं, केस की पूरी समरी को नैरो कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, हम सिम्टम को ढूंढ रहे हैं। आपने ये क्या कर रहे हैं? आप लोग सिम्टम ढूंढ रहे हैं सेंटेंस में से, वर्ड में से। यहाँ उसकी पूरी समरी बनी हुई है, पहला सेंटेंस ये आ गया। और देखिए इसमें कुछ है, ड्यू टू पेरेंट्स हार्श पेरेंटिंग कह सकते हैं। अब दूसरा इसमें सिम्टम देखिए क्या है, ये रीजन भी हो सकती है, ये रीजन भी है, ये क्या है, ये सिम्टम भी हो सकता है। आपने इंपॉर्टेंट चीज के कंटेंट के अंदर क्या है, पूरे सेंटेंस के अंदर से उसके पेरेंट्स की वजह से होपलेस है। सेंटेंस का पूरा कंटेंट एनालिसिस करें, फिर उस कंटेंट में से इंपॉर्टेंट चीजें निकालें। कौन सी इंपॉर्टेंट है? होपलेस एट, ठीक है। इसको लिखें, इसको नैरो डाउन आप नोट पे लिखते जाते। पहला सिम्टम आ गया जी, होपलेसनेस। अगला कौन सा आ गया? हार्श पेरेंटिंग आ गया, ये रीजन है, आपने आर लिख लेना इसके साथ। फिर अगला सेंटेंस खोलते हैं, हर एक सेंटेंस को बार बार इस तरह आते जाते हैं, आपके पास एक पूरा का पूरा कंटेंट एनालिसिस बन जाता है सिम्टम्स का। बार बार बातें भी आ सकती है, रिपीट भी हो सकती हैं, वैसे भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह आती है सिम्टम्स। ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है, इसे कहते हैं नैरो डाउन करना। अगर आप नैरो डाउन नहीं करते, पेशेंट को सुना और वैसे ही कर दिया, तो इसका मतलब है यू आर नॉट साइकोलॉजिस्ट। आपसे ज्यादा बेहतर रेडी वाला है जो बाहर छलियां लगा के बैठा है, वो भी ऑब्जर्वर है ना। यस सर।
ठीक है, लोगों को देखता है। तो ये नैरो डाउन वाली जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक चीज को, सेंटेंस को बार बार पढ़ के उसका रियल या मीनिंगफुल कंटेंट को आपने एक मीनिंग देना है। उस कंटेंट को मीनिंगफुल कंटेंट है, ठीक है, उसको एक मीनिंग देना रियल, ठीक है, रियल लाइफ का। तो वो होगी आपकी सिम्टम। अगर देखें तो ये सिम्टम की लाइन लग जाएगी 3-4 पेजेस। इसे कहते हैं नैरो डाउन अप्रोच। पूरी समरी को पढ़ने के बाद केसेस सिम्टम की अप्रोच लग जाएगी। अब लाइन लग गई है, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है, अब ब्लैंक है। यूआर साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कोई वो तो नहीं होता कि जादूगर है या मैजिशियन है ना, ऐसा ही है ना। वो तो फैक्ट की बेस के ऊपर है, फैक्ट ये पढ़े हैं। और फैक्ट भी इतने कंफ्यूजिंग है कि ये पहले समरी लिखेंगे, समरी लिखने के बाद इसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाने के बाद अब इतनी बड़ी लिस्ट आ गई, इस लिस्ट को अब अपने दिमाग से साइकोलॉजी यूज करेंगे आप। अब ये लिस्ट आपके पास आ गई, होपलेसनेस आ गया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल इवेंट, डिस्ट्रेस, इरिटेबल मूड, व्हाटएवर ये सिम्टम्स हैं। अगली भी आती जा रही है। अब ये क्या है, ये तो प्रेजेंटेशन है, किसकी सिम्टम्स की है। अब इसको मीनिंगफुल पिक्स कैसे दूं, इसको नाम कैसे दूं, किस डिसऑर्डर में ऐड करूं, आई डोंट नो। ये अभी आई डोंट नो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को भी लैग है। ये सिम्टम किसके हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़े ही नहीं अभी मेंटल हेल्थ DSM-5 पढ़े ही नहीं है। अब जब आपके पास DSM-5 होगा, आपके पास डिसऑर्डर होगा, उसके सिम्टम्स होंगे और टाइम होगा, ऐसा ही है ना। और स्पेसिफायर होगा, दिमाग में होंगे नहीं, यहां होंगे। अब आपने क्या करना है, अब इसके सिम्टम्स को इकट्ठा करना है। अच्छा यार, डिप्रेशन है, आपने डिप्रेशन डिसऑर्डर पढ़ा था। डिप्रेशन डिसऑर्डर, ये सिम्टम होपलेस किसकी है, इसकी है। ये किसकी है, ये 4 इसकी है, व्हाटएवर 5 है। अगला है एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी पढ़ा था। ये सिम्टम गिल्ट होगा, डिस्ट्रेस इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। एक सिम्टम 2 चीजों में जा सकता है, 2 डिसऑर्डर्स में, ऐसा ही है ना। फिर तीसरा डिसऑर्डर भी है एंजाइटी के अलावा, वो कौन सा है, स्ट्रेस। फिर चौथा भी है, फिर ईटिंग डिसऑर्डर के सिम्टम भी है। इतने सिम्टम, इतने डिसऑर्डर, जितना आपके पास नॉलेज होगा उतने ही डिसऑर्डर के सिम्टम आप मैच करते जाएंगे। जितना नॉलेज ज्यादा उतनी ही अच्छी बात है, वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, केस को सॉल्व करने की मदद करेगा। आप देखिए, आप यहां देखें, सारे सिम्टम को आपने नाम दे दिया। एक किसमें नाम दिया है, एक डिसऑर्डर में। अगर आप परफेक्ट पढ़े हैं DSM को, आपने सही डिसऑर्डर को, इन्हें नैरो डाउन अप्रोच कहती है। इसे क्या कहते हैं, नैरो डाउन। किनको कर रहे हैं हम लोग, सिम्टम को नैरो डाउन कर रहे हैं कि किसका पार्ट है वो। एक सिम्टम 2 डिसऑर्डर का पार्ट भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो यहां मैंने कहा सिर्फ आप नैरो डाउन करें। जब नैरो डाउन कर दिया, आपके सामने पिक्स आ गई है। इसके कितने सिम्टम है डिप्रेशन के, 5। इसके कितने हैं, 4। इसके कितने हैं, अगले ADHD, व्हाटएवर अगला कौन सा डिसऑर्डर है, वो सारे के सारे आगे। इसी तरह आगे लाइन के अंदर अब आपने क्या करना है, मुझे ये बताएं, DSM का क्राइटेरिया उठाएं। जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिसऑर्डर है प्राइमरी डिसऑर्डर, इसे प्राइमरी डिसऑर्डर कहेंगे। जिसके सिम्टम सबसे ज्यादा है वो प्राइमरी डिसऑर्डर है, जिनके सिम्टम कम है सेकेंडरी आ गया। क्लियर। अभी आपको माइंड के लिए मैं समझाता हूँ प्राइमरी या सेकेंडरी क्या है। अब देखें, इसको पढ़ें, जो सबसे ज्यादा जिसके सिम्टम है इसको पढ़ें। DSM में जाके पढ़ा तो हुआ आपने, उसको ध्यान से पढ़ें पूरा क्राइटेरिया। कि DSM में ये है कि डिप्रेशन के सिम्टम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 होने चाहिए या 3 होने चाहिए लास्ट 6 मंथ में, व्हाटएवर, ये 1 ईयर में, है ना। अगर तो इसको 1 ईयर इसका टाइम देखें और सिम्टम देखें। अगर ये है तो इसका मतलब है हमने जो अपने दिमाग से चीजों को नैरो डाउन किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो फिट हो रहा है DSM-5 में, ये भी फिट हो रहा है, बट इसके सिम्टम कम है। इसका क्राइटेरिया फुलफिल्ड, DSM में क्राइटेरिया किसका फुलफिल हो रहा है, इसका। और जिसका नहीं फुलफिल हो रहा, वो सेकेंडरी डिसऑर्डर आ गया ना। इसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। प्राइमरी डिसऑर्डर डिप्रेशन था, और साथ उसके दूसरे फीचर्स कौन से आए, दूसरे सिम्टम कौन से आए दूसरे डिसऑर्डर्स के। जिस डिसऑर्डर के सिम्टम्स आए वो क्या होता है, कोमॉर्बिडिटी, ठीक है। जिसके सिम्टम आ रहे हैं बट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, समझ आई। जिसका क्राइटेरिया फुलफिल हो वो क्या होता है, वो प्राइमरी डिसऑर्डर होता है। और जिसका क्राइटेरिया फुलफिल ना हो वो सेकेंडरी डिसऑर्डर होता है। सेकेंडरी डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। मे बी हमने ये इसलिए मैं कर रहा हूं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रिपोर्टिंग ले रहे हैं। ये गलत भी तो हो सकता है, पेशेंट गलत भी तो रिपोर्ट कर सकता है,
पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी तो गलत रिपोर्ट कर सकती हैं, बायसनेस भी तो हो सकती है ना। हमने तो इतना पूरा केस बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ इस चीज को कंफर्म करने के लिए अब ये रिपोर्टिंग आ गई, एक आइडिया बना आपके दिमाग में। अभी कोई डिसऑर्डर कंफर्म, डीएसएम में तो सिर्फ आइडिया है, डीएसएम आपको आइडिया देता है डिसऑर्डर का, और आपने उस आइडिया को नैरो डाउन किया इसके थ्रू। नैरो डाउन करने के बाद अभी सिर्फ आइडिया आया है आपके दिमाग में इतनी मेहनत करने के बाद कि इसको डिप्रेशन हो सकता है, साथ इसके फीचर्स हो सकती है, कोमोर्बिड सिम्टम्स हो सकती है। अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप इसी तरह आप लोग सिस्टमैटिक वे में चीजों को नैरो डाउन करते हैं, इससे एरर के चांसेस कम होते हैं। ये हर एक इंसान का ये जो स्टाइल है नैरो डाउन करने का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, वो डिफरेंट होता है। आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, ये वाला स्टाइल। हम कोशिश कर रहे हैं एलिमिनेट करें किसको, एरर को। जो चीज एरर क्रिएट कर रही है हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास आइडिया क्या आया यार, इसको डिसऑर्डर हो सकता है डिप्रेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब ये मैं एक टेक्स्ट दोबारा रिमूव कर दूं, यहाँ बना लेते हैं। सर यहाँ वीडियो क्लोज कर दूं? नहीं चलते रहने दो, एक मिनट। प्राइमरी और सेकेंडरी का ये बता दूं मैं, एक मिनट। वेट डिप्रेशन, एंजाइटी, व्हाटएवर, दूसरा कौन सा, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, व्हाटएवर जो भी है, ये कोमोर्बिड सिम्टम है, ये इसके प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसका क्राइटेरिया डीएसएम के अकॉर्डिंगली फुलफिल हो रहा है। इनका सिम्टम्स हैं बट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, बट है तो है ना, मे बी ये हो ये ना हो। इसका मैं स्केच इस तरह बनाता हूं, सिंपल एक ट्विस्टर सिस्टम है। दिस इज द वन। जब एक डिसऑर्डर शुरू होता है, विद इन द 6 मंथ इंसानों में सिम्टम डेवलप होते हैं डिसऑर्डर के। जैसे जैसे डिसऑर्डर टाइम गुजरता जाता है, इंसान जो है बेसिकली ये समझ लें कि अपने साथ दूसरे डिसऑर्डर के सिम्टम को भी डेवलप करता है। आहिस्ता आहिस्ता ये केस स्ट्रांग होने लगता है। पहले माइनर किस्म के एक डिसऑर्डर के सिम्टम होते हैं, वो फुल फ्लैज कंप्लीट होते हैं, जैसे एंजाइटी होती है और डिप्रेशन के चांसेस भी होते हैं। आहिस्ता 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 डिप्रेशन होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिसऑर्डर डिप्रेशन ही तो नहीं देगा ना हमेशा, एक डिप्रेशन की हद होगी, एक डिसऑर्डर की हद होती है ना, एक लिमिट होती है। जब वो क्रॉस हो जाए तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। माइनर डिसऑर्डर पहले होता है, फिर उसके बाद सीवियर डिसऑर्डर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कल जो बढ़ता जाता है, अपने साथ सिम्टम्स लेता जाता है, ठीक है। जब ये सिम्टम लेता जाता है तो याद रखिएगा टाइम के साथ साथ ये और खतरनाक और डेंजरस होता जाता है। इसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल होता है जितने ज्यादा कोमोर्बिड सिम्टम्स हो। अब यहाँ मैंने ये पिक्स बनाई है, पहला डिसऑर्डर कौन सा शुरू हुआ था, यहाँ से उसको में भी एंजाइटी शुरू हुआ था। ये डीएसएम में क्लियर कट इसका स्केच लिखा होता है कि एंजाइटी होगी, व्हाटएवर, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा तो साइकोटिक की तरफ जाए। ये नहीं हो सकता कि साइकोटिक हुआ तो डिप्रेशन की तरफ आ गया, ऐसा हो सकता है? माइनर डिसऑर्डर लीड कर सकता है सीवियर को, सीवियर कभी लीड नहीं कर सकता माइनर को, या डिसऑर्डर लीड नहीं कर सकता सिम्टम को, सिम्टम लीड कर सकता है डिसऑर्डर को। याद रखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं, माइनर से हायर की तरफ जाते हैं। हाँ, हायर से एक कंडीशन है कि लोअर की तरफ आ सकते हैं जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो। साइकोटिक की मेडिकेशन ले रहे थे, ट्रीटमेंट इंप्रूवमेंट आई, साइकोटिक के सिम्टम रिमूव हो रहे हैं, मे बी अब डिप्रेशन के सिम्टम्स हो। बट एक चीज याद रखिएगा, जब केस सीवियर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये चीज जो है प्राइमरी डिसऑर्डर होती है। जो चीज स्टार्टिंग में होती है वो प्राइमरी डिसऑर्डर होता है, और जो ये दूसरी चीजें होती हैं ये वाली, ये क्या होती है, सेकेंडरी। ये समझ लें कि ये प्राइमरी डिसऑर्डर यहाँ तक था, फुल फ्लैज डेवलप हो गया, इसके बाद दूसरे डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो गए। ये एक देखें तो एक सर्कल को कवर करता जा रहा है। जब सर्कल को कवर करता जा रहा है तो हमें क्या नजर आएगा इंसानों में, आज नजर आएगा, कल नजर आएगा, बताएं, कल नजर आएगा, आज गुजरा हुआ कल नजर आएगा कि आज नजर आएगा? आज जो है हम लोग, आज अगर हम साइकोटिक का सिम्टम डेवलप कर चुके हैं तो हमें क्या नजर आएगा, साइकोटिक का सिम्टम्स। बट उसके पीछे इनिशियल रूट्स क्या थी, डिप्रेशन था ना, वो तो नजर नहीं आएगा, एक दो नजर आएगा, ऐसा लगेगा अभी कौन सा डिसऑर्डर डेवलप है, इसको साइकोटिक है, डिप्रेशन नहीं है। तो याद रखिए सबसे मुश्किल जो काम होता है ओरिजिनल प्राइमरी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें जो नजर आ रहा होता है वो बेसिकली एक क्या होता है, ओवरफिशियल जिसे कहते हैं ना, जिसने असल डिसऑर्डर को कवर किया होता है,
रूट कॉज को नहीं हम लीड कर रहे होते, हम किसको लीड कर रहे होते हैं? बेसिकली हम जो हमें नजर आ रहा होता है, चीजें हमें वही नजर आती हैं जो ऊपर होती हैं आज के सिम्टम्स। जबकि मेन डिसऑर्डर याद रखिएगा हमेशा, प्राइमरी डिसऑर्डर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो अभी आ रहा है ये आपको नजर आएगा। जब आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो इसका हल कभी भी नहीं निकलेगा। याद रखिएगा हमेशा हल तब निकलता है जब पहले प्राइमरी डिसऑर्डर को डील करें, तो सेकेंडरी के सिम्टम खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अगर आप सेकेंडरी डिसऑर्डर को डील करना शुरू करते हैं, इसको करेंगे फिर ये आ जाएगा, इसको करेंगे फिर ये आ जाएगा, आखिर में जाना कहाँ है आपने? दोबारा उसी डिसऑर्डर पे। क्यों ना हम प्राइमरी को डील कर लें। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को समझ। एक बंदे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो जॉब गई तो घर वालों के साथ लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हुई तो साथ वालों के साथ भी शुरू हो गई। एक टाइम आया सबके साथ लड़ाई हुई तो उसने हुक्का पानी बंद किया, अपने कमरे में बंद हो गया। जब कमरे में बंद हो गया तो पूरी क्लास होता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता। अब आपको क्या कर रहा है? इसको डील करना चाहिए या प्राइमरी सिम्टम को? आप उसको स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर इंटरवेंशन दे रहे हैं, आप उसको टॉकिंग के ऊपर दे रहे हैं। असल रीजन क्या है? रूट कॉज क्या है? फाइनेंशियल। अगर उसकी जॉब आ जाएगी, अगर उसको कमाना सिखा दिया आपने, कहीं से जॉब के बारे में आपने डिटेल दे दी, तो जॉब मिल गई तो ये इशू जो चल रहे थे क्या होगा? ऐसा ही है ना। ये प्राइमरी कॉज इंपॉर्टेंट है, ये रूट कॉज कहते हैं, या ये इंपॉर्टेंट है, इनको डील किया जाए। इसको डील करेगा तो ये आ जाएगा, ये डील करेगा तो ये आ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा केस। आहिस्ता आहिस्ता और सिम्टम भी डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो रूट कॉज प्राइमरी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको चीजें सामने जो नजर आ रहा होता है आप उसको लेते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होना, आपने ओपन एंडेड होकर चलना है हर चीजों के ऊपर। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो डिसऑर्डर है अभी इसी का फुल फ्लैश में आएगा। ये क्या है? डिप्रेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट था। और ये क्या है? जो कोमोर्बिड सिम्टम्स हैं वो क्या है? सेकेंडरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज्यादा कौन नजर आ रहा है? मे बी ये ज्यादा नजर आ रहा है, ये सेकेंडरी हो, ये प्राइमरी हो, मे बी ये प्राइमरी हो, ये सेकेंडरी हो, आई डोंट नो। मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ कि प्राइमरी तक कैसे जाना। मुझे तो जो नजर आ रहा था मैंने यहाँ एक नोट्स के ऊपर बना के दे दिया, ऐसे ही किया ना हमने। अब इनमें से प्राइमरी ये भी तो हो सकता है छुपा हुआ, ये भी हो सकता है, मे बी कोई और भी हो सकता है, मे बी दो डिसऑर्डर भी हो सकते हैं एक इंसान को क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। अब यहाँ आती है साइंस। ये भी सारी साइंस ही थी, हम कोशिश करते हैं नैरो डाउन करने की चीजों को। अभी भी साइंस ही यूज की है ना, हमने सिर्फ एक आइडेंटिफाई तो किया ना, डायग्नोस तो सही किया कि ये प्रॉब्लम्स है, इसके उन प्रॉब्लम को एक नाम दिया। अब प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है? तो प्राइमरी या सेकेंडरी के बारे में ढूंढने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है अब इसका कैसे डिसीजन लिया जाए? इसका डिसीजन जब आप इसका सिम्टम को नैरो डाउन कर लें तो फिर आप करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। ये मार्कर तो लॉस फॉर्मल एंड ये समझ लेंगे फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल टेस्टिंग। इनफॉर्मल टेस्टिंग क्या थी? ये जो आपने काम किया अभी, ऑब्जर्वेशन, आपने जो सब कुछ किया, दिस इज द इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में टेस्टिंग की है ना, अभी आपने अपने दिमाग से की है ना। और फॉर्मल टेस्टिंग क्या होगी? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होंगे। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी बैटरी। ठीक है, स्केल एक होता है, जैसे डिप्रेशन है, ये भी लगाना आप लोगों ने, ये भी लगाना, ये भी लगाना है, ऐसे ही है ना। इनके कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनती है, इस बैटरी के कॉम्बिनेशन से एक इंफॉर्मेशन निकलती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम बेसिकली ट्रिवियल फैक्ट है ना। अभी इसको स्टॉप कर दो, अगले लेक्चर पे चले जाओ।